नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सर हैप्पी कोडिंग की जो कंप्यूटर निर्देशक की बुक्स हैं, इनका रिव्यू करने जा रहा हूँ। और देख लेते हैं कि टोटल जो बुक्स हैं वो 5 वॉल्यूम में है। जो फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोगों ने रखा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और पेडागोजी वाला पार्ट जो है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट में हमने ये रखा है। सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एआईएमएल और ब्लॉकचेन और जो डॉट नेट है वो वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगर हम थर्ड वॉल्यूम की बात करें, थर्ड बुक की बात करें, तो वो रहेगी हमारे पास सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ओएस, कोआ और डीई, ये वाला पार्ट इसमें रहने वाला है। या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक्स जो है वो पार्ट यहाँ पर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम 4, इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, वो हम लोगों ने इसके अंदर कवर किया है। जो फिफ्थ बुक रहने वाली है, जो वॉल्यूम 5 रहने वाला है, उसके अंदर हमने कवर किया है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। साथ के साथ में आईओटी वाला जो पार्ट है, जिसमें वेब वाला पार्ट है, वो हमने इसके अंदर कवर किया है। अब हम एक एक बुक को उठाते हैं और देखते हैं कि उस बुक के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम बुक उठाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और पेडागोजी की। तो इस बुक को जब मैं खोलूंगा तो सबसे पहले आप देखोगे कि टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, बहुत अच्छे से इंडेक्सिंग यहाँ पर दी हुई है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि आप देखोगे कि यहाँ पर टॉपिक, सब टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड किए हुए सारे के सारी चीज़ें। पेज नंबर क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसे दे रखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारा का सारा इसके अंदर हम लोगों ने कवर करवा दिया है, ठीक है। अब जब हमारे पास, अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, ये हमारा ख़त्म होता है 139 पेजेस के ऊपर। आप जब बीच में हम चलते हैं पीछे, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर देख लेते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में सारा आपको दिख रहा होगा किस तरीके से टेबल्स के थ्रू इमेजेस, काफ़ी क्लियर इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है। और जब कोई भी एक चैप्टर खत्म होता है, उसके पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को प्रैक्टिस के लिए। साथ के साथ में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जब भी आप अपना टॉपिक खत्म करोगे तो प्रैक्टिस क्या करेगी कि आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से करवा देगा। देखिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है जो अपना एफओसी का है, इसके अंदर टोटल 127 क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो 127 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वापस टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं। एमएस ऑफिस शुरू हो रहा है 143 पेज से। एमएस ऑफिस के अंदर हम लोगों ने पहले एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट किया। एमएस वर्ड के बाद हम लोगों ने एमएस एक्सेल, एक्सेल के बाद हमने पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो हमने पूरा इसके अंदर कवर किया है। साथ के साथ में आपको पेडागोजी साथ में यहाँ पर मिल जाएगा। पेडागोजी में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो थ्योरी है वो साथ के साथ में मिल जाएगा। अगर हम बुक को यहाँ पढ़ें तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ की लैंग्वेज बड़ी हमने सिंपल रखी है। कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जब दो से अधिक हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में जोड़कर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है या प्राप्त की जाती है, तो उसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है कि थोड़ी सिंपल यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेकंड बुक की हम बात करते हैं। सेकंड बुक हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की है, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एआईएमएल, ब्लॉकचेन और डॉट नेट यहाँ पर लिया गया है। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि सी लैंग्वेज के अंदर हमने सबसे पहले सी लैंग्वेज को यहाँ पर लिया, इंट्रोडक्शन आ गया। अब इसके अंदर हमने टॉपिक्स एक भी नहीं छोड़ा है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी एडिशंस आए हैं सी लैंग्वेज के सारे हमने कवर कर दिए। जो सी लैंग्वेज के फीचर्स हैं वो आ गया। आईडी वाला जो पार्ट है वो हमने कवर कर दिया। ट्रांसलेटर्स हमने कर दिया। ट्रांसलेटर के बाद हमने टोकन्स कर दिया। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स आ गए, वेरिएबल्स हमने ले लिया, कॉन्स्टेंट हमने ले लिया, सी प्रोग्राम का आर्किटेक्चर क्या हो सकता है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट हम देखें कि सी लैंग्वेज के अंदर एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हमने पूरे कवर किए हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमने कवर किए हुए हैं, इटरेशन स्टेटमेंट लूप्स जो है जिसको हम बोलते हैं, प्री प्रोसेसर हो गया, फंक्शंस हो गए। फंक्शंस के बाद हमारे पास रिकर्जन फंक्शंस, तो फंक्शंस में आ गया पॉइंटर हो गया हमारे पास, पॉइंटर के बाद स्टोरेज क्लासेस हो गया, एरे हो गया, ठीक है। एरे का हमने स्ट्रिंग को कवर किया है, स्ट्रिंग के बाद हमने स्ट्रक्चर को कवर किया है, ठीक है। सेम एज इट इज सी प्लस प्लस को भी हमने किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 160 पेजेस की हमारी सी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। फिर 164 से 234 पे हमारी सी प्लस प्लस खत्म होती है। अगर मैं कंटेंट रिव्यू की बात करता हूँ तो अंदर चलते हैं, कोई भी अपन एक रैंडम पेज खोल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है वेरिएबल। अब वेरिएबल की लैंग्वेज देखो कितनी ईजी है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमेशा प्राइमरी मेमोरी में होता है और प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा को भी
रैम में ही रखा जाता है। चूँकि रैम में डेटा एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टोर होता है, उसे ढूँढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रैम में लाखों करोड़ों एड्रेस होते हैं जिन्हें याद करना या काम में लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत ईज़ी दे रखा है। और ना इसके अंदर इन बुक की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को ना क्यों और कैसे करके समझाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया और उठा के सीधा बस उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको दे दिए हैं। नहीं, फैक्ट्स नहीं है, रीज़न के साथ चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। क्योंकि क्यों और कैसे के अगर आप कॉन्सेप्ट से कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपके लिए ना वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अब हमने वेरिएबल हमने किया, तो वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बन सकते थे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच तो रखनी पड़ेगी। तो इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ दे रखे हैं, और सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इन सारे के सारे प्रोग्राम्स से आपकी क्या होगी कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। हर एक प्रोग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी। उसके बाद जब आप यहाँ पर पीछे जब एमसीक्यूज करने के लिए जाओगे, प्रैक्टिस जब आप करने जाओगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आप मतलब जब आगे रैंडम पेजेस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे यहाँ समझने के लिए चीज़ों को। यानी हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रोग्राम्स में कहीं किसी तरह की कोई भी कंजूसी, कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। इसके अंदर बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली मतलब ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है। और इवन प्रोग्राम्स का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी दिया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग की बात होगी। अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास सी लैंग्वेज चल रहा है, ये भी यहाँ तक सी लैंग्वेज चल रहा है, ये सी प्लस प्लस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सी प्लस हमने स्टार्ट कर दिया कि सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गेम्स और रियल टाइम प्रोग्राम्स बनाने में किया जाता है। तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं क्योंकि शुद्ध हिंदी को यूज़ में लिया गया है, क्योंकि शुद्ध हिंदी भी क्या है कि टेक्निकल वर्ड्स अगर आप शुद्ध हिंदी में लिख दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स को यूज़ में लेके चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे हम रैंडमली और चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा पाइथन शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे पाइथन का इटरेटिव फ्लो है, तो पाइथन के अंदर किस तरीके से लूप्स लिखे जाते हैं, एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाया गया है। फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए साथ के साथ में। जब हम आगे स्ट्रिंग पढ़ते हैं, पाइथन के लिए स्ट्रिंग आ गया। और आगे बढ़ते हैं, रैंडम चलते हैं, तो रैंडम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास जावा आ गया। ठीक है, अब जावा के अंदर अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, तो जैसे फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा टाइप आपको यहाँ दिखा रहा होगा। डेटा टाइप के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें आगे, तो एरेज वगैरह पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से एरे डिक्लेयर किए जाते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ईजी लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये हमारे पास GUI वाला पार्ट जो है जावा के अंदर, वो भी इसके अंदर हमने अच्छे से कवर करवाया है। ठीक है, अब मल्टीपल क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ यहाँ पर बात करता हूँ कि टोटल, जैसे पीछे अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हमने 138 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छी आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। AIML के लिए यहाँ पर देखिए, AML के लिए भी हमने पूरा AIML का अच्छे से हमने ओवरव्यू यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, साथ के साथ में हमने एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। अब जैसे नेक्स्ट लेक्चर की हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो बेसिक ओवरव्यू ML का क्या है। जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ ML की बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। ये सारा का सारा जो बेस होता है ना आपका AIML का, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ये यहाँ से आपका ब्लॉकचेन शुरू होता है, तो ब्लॉकचेन को भी काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। और आगे जब हम बात करें ब्लॉकचेन के बाद, तो ये आपका .NET शुरू हो गया, जिसमें .NET का ओरिजिन बता दिया कि .NET की कहाँ से क्या शुरुआत हुई, .NET फ्रेमवर्क, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और आगे इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स को भी अच्छे से समझा दिया गया। जैसे CLR क्या होता है, FCL क्या होता है, CTS क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया। चलिए, ये सेकंड बुक हो गई। थर्ड बुक पे हम लोग चलते हैं। थर्ड बुक है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब जब आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ने चलते हो, पहले अपन इसकी टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम दे रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज दे रखी हैं कि कौन कौन सी मैथडोलॉजीज आप ले सकते हो, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल मॉडल, सब यहाँ पर सबसे पहले ब्रीफ में दे दिया है। आगे जब आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया। ठीक है, सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसके अलावा फिर एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट जो है उसका रोल और ये सब शुरू हो गया। इसके बाद आगे क्या रहेगा, आगे हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC इसके अंदर पूरा का पूरा कवर किया गया है। तो DFD वगैरह सारा का सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर किया गया है जब आप देखोगे। ठीक है, एक इसमें सबसे अच्छी खासियत क्या है कि जब आप सेड पढ़ने जाते हो तो सेड के अंदर ना एग्जाम्पल्स जो मतलब आपको जब सेड पढ़ाई जाती है ना, तो रियल लाइफ जो यूज़ केसेस है ना, उनको बहुत जगह पर काम में लिया गया है। जैसे रियल लाइफ यूज़ केस का मतलब, भाई सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन आप क्यों पढ़ते हो, ताकि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो। अब कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाने के लिए जाते हो,
तो मतलब तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिस्टम का एनालिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर यूज केसेस में क्या है कि ऐसे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जैसे आपको लगेगा कि आप सच में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हॉस्पिटल में पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए एआई इनेबल्ड हेल्थ अलर्ट सिस्टम डेवलप करना है, लेकिन करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल टाइम डेटा सेंसर्स और ट्रेंड एआई डेवलपर्स नहीं है। तो यह टेक्निकली फिजिबल नहीं माना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो ये फिजिबिलिटी यहाँ पर बता रखा है, तो फिजिबिलिटी में यूज केस बता दिया। जैसे टाइम फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल दे दिया साथ में कि एक कॉलेज में लाइब्रेरी RFID बेस्ड बुक ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहती है, लेकिन उसका कॉस्ट 5 लाख है। कॉलेज को यह देखना होगा कि इतना खर्च उसके एनुअल बजट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के मुकाबले जस्टिफाई है या नहीं है। तो मतलब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज केस दिया हुआ है। और आप ना बिना यूज केस के मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप सिस्टम एनालिसिस को पढ़ा सकता है, सैड को पढ़ा सकता है। तो आप जितनी भी सैड पढ़ोगे ना, आप सैड में चले जाओ, हर जगह पर आपको यूज केस देखने को मिल जाएंगे, और जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को जस्टिफाई करते हुए आपको मिलेंगे, उसको समझाते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये सिस्टम एनालिसिस डिजाइन हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक सैड ही चल रही है हमारे पास, सैड को बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है नितेश सर ने। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी सैड हमारा चल रहा है, सैड बहुत अच्छा लिखा है हमने, ऑलमोस्ट 200 पेज का हमने सैड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की भी खासियत ये है कि इसके अंदर भी यूज केसेस है उनको बहुत अच्छे से यूज में लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है। ओएस क्या है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर बिना ओएस के कैसे काम करता था। तो शुरुआती दिनों की बता दी पूरी, भाई हमने शुरुआत में क्या क्या झेला है ना, क्यों हमको जरूरत पड़ रही है, तो क्यों और कैसे, तो हमारा ये कि कॉन्सेप्ट है कि हमने लिया ही लिया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, बहुत अच्छे से डायग्राम से बहुत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम किससे अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कोआ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये कोआ वाला पार्ट आ गया। इसको भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, बहुत डीप जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसे रजिस्टर यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो सीपीयू के अंदर कुछ स्पेशल रजिस्टर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन साइकिल को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। नीचे सभी रजिस्टर्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया, एक एक रजिस्टर को यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया, कौन है, क्या काम है। यहाँ पर हमने आगे इमेजेस के थ्रू भी हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। तो ये जो कोआ वाला पार्ट है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कोआ के बाद हम चलते हैं डी वाला पार्ट लेकर, या डिजिटल लॉजिक वाला पार्ट लेकर। डिजिटल लॉजिक वाले पार्ट में क्या है कि बहुत ही कम है जिन्होंने डिजिटल लॉजिक्स कंप्यूटर रजिस्टर की बुक्स में शामिल किया है, लेकिन हमने किया है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पीछे एमसीक्यूज तो है साथ में। जैसे कोई भी एक टॉपिक हमने ले लिया, ठीक है, या कार्नोग मैप, के मैप की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि के मैप एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसका उपयोग बूलियन एक्सप्रेशंस को आसान और तेज तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि आपको उस लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कॉलेज में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि यार काश हमको ये कंटेंट कॉलेज में मिल जाता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता काम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। भाई इस बुक के अंदर भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और ये लगभग जो आपका डीबीएमएस है, ये डीबीएमएस ही लगभग 200 पेजेस का है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कितने पेजेस का है, 203 पेजेस का। यहाँ पर आपका डीबीएमएस खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि DIKW हायरार्की से हमने शुरू किया है, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस हमने यहाँ पर बताया है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे आपने कंप्यूटराइज्ड मतलब फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या है कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम को समझाने के लिए मैंने सबसे पहले 5 CSV फाइल ले ली और उसमें डेटा डाल दिया, 1 2 3 और उसके बाद 4 और 5। इस तरीके से मैंने 5 फाइल ले ली, उसमें मैंने डेटा डाल दिया। अब डेटा डालकर इन 5 अलग अलग फाइल्स में क्या कमियां हैं वो मैंने बता दी। मैंने कहा कि यहाँ डेटा रिडंडेंसी मैंने बता दिया। मैंने कहा कि एक ही डेटा अलग अलग फाइल्स में बार बार स्टोर होता है। तो मैंने कहा कि भाई देखो स्टूडेंट नाम की स्टूडेंट CSV फाइल है, प्रोफेसर CSV फाइल है और डिपार्टमेंट CSV फाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर कंप्यूटर साइंस 3 जगह पर लिखा हुआ है। किसका नाम लिया इसने, स्टूडेंट CSV। चलिए स्टूडेंट CSV पे चलते हैं। अब स्टूडेंट CSV में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास, प्रोफेसर CSV है। प्रोफेसर CSV देखते हैं, प्रोफेसर CSV हमारे पास ये रहा, यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। ठीक है,
और डिपार्टमेंट सीएसवी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट सीएसवी में भी कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 जगह पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है कौन से में, स्टूडेंट में या इसके बीच में, एक में तो स्पेस दे रखा है आपने, एक में स्पेस नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर मैं कहीं एक जगह पर कोई चेंजेस करता हूं तो मुझे बाकी 3 जगह भी करने पड़ेंगे। मान लो कंप्यूटर साइंस जो है उसमें मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिखना चाह रहा हूं, आगे डिपार्टमेंट का नाम हमने चेंज कर दिया, कंप्यूटर साइंस की जगह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर दिया, तो मुझे 3 जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि ये 3 जगह पर तुमने लिखा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली बता रखा है। फिर आगे मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई डीबीएमएस में से मैंने शुरुआत की कि डीबीएमएस ने इस चीज को कैसे दूर किया। तो मैंने क्या किया कि जो भी मैंने यहाँ सीएसवी फाइल ली थी उनकी सबकी मैंने 5 टेबल बना दी, ठीक है। और उन 5 टेबल्स के थ्रू मैंने समझा दिया कि टेबल बनाने का क्या फायदा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कंप्यूटर साइंस जो डिपार्टमेंट है, या फिर हम किसी की भी बात करें, स्टूडेंट की आईडी है, जैसे एनरोलमेंट टेबल पे हम चलते हैं, तो जब यहाँ पर आप एनरोलमेंट टेबल पे चल रहे हो तो यहाँ स्टूडेंट का नाम था अर्नव, यहाँ पर भी अर्नव था, अर्नव भी बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि जब हम टेबल में गए तो एनरोलमेंट टेबल में हमने स्टूडेंट का नाम ना देकर स्टूडेंट की आईडी दे दी। तो जिससे क्या हो गया कि जिससे हमारी रिडंडेंसी जो हो रही थी, जो डुप्लीकेसी हो रही थी, वो हमने हटा दी वहां पर। तो इस तरह की चीजें मैंने बताई है, प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बताई है। तो आपको जब पूरी डीबीएमएस जब पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि चीजों को मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और यूज केस के साथ दिया हुआ है। तो चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पी कोडिंग की जो बुक्स है उसकी खासियत ये है कि आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आती हैं। मतलब आपको ये फील आएगा कि आपको कोई बैठ के टीचर ही पढ़ा रहा है। जब आप उसको पढ़ने जाओगे ना तो आपको फील लगेगा यार सच में मुझे किसी टीचर की नीड ही नहीं है, मुझे टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे चीजें अपने आप ही समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से हमने क्या क्या कवर किया डीबीएमएस के अंदर। तो डीबीएमएस की पूरी टर्मिनोलॉजीज मैंने पहले ही समझा दी सेकंड चैप्टर में कि एंटिटी क्या होती है, फील्ड क्या होती है, डेटा फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स, कीज, स्कीमा, इंस्टेंस, मेटाडेटा और मेटा डिक्शनरी, इनके बीच में डिफरेंस सब मैंने पहले बता दिया। फिर हम स्ट्रक्चर और डेटा मॉडल्स पे चले गए, ठीक है। डेटा मॉडल्स पूरे कवर कर लिए। फिर हमने पूरा का पूरा ई डायग्राम कवर कर लिया, ठीक है। अब ईआर डायग्राम के बाद हमने क्या किया, रिलेशन मॉडल पे हम चले। रिलेशन मॉडल में हमने पूरी कीज हमने पढ़ ली, कॉन्स्टेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्स्टेंट वायलेशन को हमने पढ़ लिया। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चले गए। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने क्या कवर किया, फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि भाई क्यों जरूरत पड़ रही है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आगे क्लोजर ऑफ एन जो एट्रीब्यूट सेट है वो कैसे कैंडिडेट की निकालना है, कैसे सुपर की निकालना है, कॉनोनिकल कवर क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। फिर हमने नॉर्मलाइजेशन पर आ गए। फिर रिलेशनल अलजेब्रा हमने किया, साथ के साथ में रिलेशनल अलजेब्रा में हमने जॉइंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। फिर ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से समझा है, ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है। और एसक्यूएल है, एसक्यूएल वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सब कुछ ज्वाइन वगैरह किस तरीके से, सब क्वेरीज हमने इसके अंदर कवर करी है, ठीक है। सब क्वेरीज कवर करी है। सब क्वेरीज के बाद यहाँ पर व्यूज जो है, व्यूज को कवर किया है, और स्टोर्ड प्रोसीजर हो गए, ट्रिगर्स हो गया, कर्सर हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस हो गया, इन सब को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग की बात करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इंडेक्सिंग क्या है, किस तरह कितने तरीके की इंडेक्सिंग है हमारे पास, ठीक है। फाइल एक्सेस कंट्रोल, ये सब कवर किया है। अब अगली बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बुक है ना जिसमें डीबीएमएस है और जिसके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ये टोटल 26 नंबर पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग 26 नंबर की वेटेज रखते हैं ये दोनों, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स आ गया, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। फिर एल्गोरिथम बता दिया कि भाई एल्गोरिथम क्या आता है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो पहले मैंने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर मैंने एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी मैंने बताया। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। फिर हमने जो फोकस किया वो बिग ओ नोटेशन के ऊपर फोकस किया है, जिसके अंदर हमने बताया कि कांस्टेंट टाइम, लीनियर टाइम, क्वाड्रेटिक टाइम, यानी जितनी भी तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल है हमने सब कुछ बताया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो रूल्स हमने देखे हैं, ठीक है। कि किस किस तरीके से किस तरह का कोड अगर लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है, यानी बिग ओ 1 में आता है, कौन सा बिग ओ एन स्क्वायर एन में आता है, कौन सा बिग ओ एन स्क्वायर में आता है। वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मैंने समझाई है, रटवाई नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों की, ठीक है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे को बहुत अच्छे से समझाया गया। अब एरे में लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल चीजें बता देते हैं, लेकिन मैंने एरे में क्या बताया, मैंने एरे में सारे ऑपरेशंस बता दिए। कि क्योंकि नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्शन में भी अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन रहेगी तो उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो इंटरनल मैंने सब कुछ बताया, डिलीशन सब कुछ मैंने बता दिया। लिंक लिस्ट में भी मैंने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बता दिया।
और लिंक लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे ट्रावर्सल ऑपरेशन, लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, सारा का सारा इसके अंदर कवर किया है। फिर स्टैक को भी पूरा कवर करा दिया, कौन कौन से ऑपरेशंस में परफॉर्म हो सकते हैं। क्यू के सारे टाइप्स मैंने ले लिए, उसकी टर्मिनोलॉजीज की, भाई एनक्यू क्या होता है, डीक्यू क्या होता है, फ्रंट पीक ऑपरेशन क्या होता है, रियर इज एम्प्टी इज फुल, साइज काउंट, सारा का सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्यू जो है ये बता दिए सारे के सारे, और हर एक क्यू को उठा लिया। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिंपल क्यू के ऑपरेशन करवा दिए, फिर सर्कुलर क्यू के ऑपरेशन करवा दिए, फिर प्रायोरिटी क्यू के ऑपरेशन करवा दिए, फिर डीक्यू के ऑपरेशन करवा दिए। ठीक है, वो सारा इसके अंदर कवर कर दिया। अगर हम आगे बात करें एक्सप्रेशंस की, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर बताए हैं। वैसे तो एक्सप्रेशंस नॉर्मली स्टैक और क्यू के साथ बता दिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो अलग से चैप्टर में बताया है, जिसके अंदर सारे टाइप के एक्सप्रेशन बता दिए। ठीक है, फिर उनमें कन्वर्जन बता दिया कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब जब ये कन्वर्जन हम पढ़ते हैं ना, तो 275 पेज पे चलते हैं। इसकी मैं खासियत बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज़ बताई है। यहाँ चलते हैं 275 पेज पे। देखिए 275 पेज पे आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि मैंने ना स्टेप्स लिखवा दी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम चलते हैं यहीं पर, यहाँ से हमारे कन्वर्जन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ से चले, सब हमने स्टेप्स लिखे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, स्टेप 2 के बाद ये और ये आ गया, तो को लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है आपको, किसको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले को। तो सारी के सारे स्टेप्स मैंने लिख दी कि स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप वाइज अगर आपको पता चल जाती है ना, तो आपको चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है ना। तो हर चीज़ को मैंने स्टेप बाय लिखवा रखा है। जैसे अगर आगे हम कन्वर्जन्स की भी बात करें, तो मैं कन्वर्जन निकाल लेता हूँ। जैसे पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन आपको करना है। ठीक है, तो बेसिक रूल बता दिया कि प्रीफिक्स कन्वर्जन में ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है। जब भी ऑपरेटर दिखे, उसके राइट से 2 ऑपरेंड्स या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करो। ठीक है, स्टेप 1 में एक एग्जांपल ले लिया हमने क्या किया, स्टेप हमारे पास एग्जांपल ये पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसी एग्जांपल को मैंने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा दिया। और सॉल्व करवाने के बाद नीचे आप देखोगे कि प्रैक्टिस सेट के नाम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करवा के दे दिए, ताकि क्या होगा कि आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि स्टैक हो गया था हमारे पास, क्यू हो गया था, अभी हम एक्सप्रेशन पे थे। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद ट्रीज हैं, ट्रीज की पूरी टर्मिनोलॉजीज हमने ले लिया। फिर टाइप ऑफ ट्रीज हमने दे लिया, बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, डीजनरेटेड बाइनरी ट्री सब हमने ले लिया। फिर बीएसटी जो है बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें सारे प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन भी हमने उसके अंदर करवा दिया। एवीएल ट्री हमारे पास, ये सब हमने ले लिया। अब ट्री ट्रावर्सल में हमने डीएफएस और बीएफएस दोनों हमने कवर कर दिए। अब हमने डीएफएस के अंदर इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ये सारा का सारा इसमें करवा दिया। ट्री ऑपरेशन में हमने क्या करा, इंसर्शन ट्री के अंदर हम इंसर्शन ऑपरेशन करवा रहे हैं, डिलीशन ऑपरेशन करवा रहे हैं। बीएसटी के अंदर सर्चिंग कैसे होती है, बाइनरी सर्च ट्री की सर्चिंग कैसे होती है, वो हमने बता दिया। फिर क्या होता है कि बहुत बार ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है ना, लास्ट में मैंने ऐड कर दिया कि हाइट और डेप्थ के से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, नोड काउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, लेवल वाइज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रावर्सल न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। फिर हमने ग्राफ को कवर किया, सर्चिंग को कवर किया, सॉर्टिंग हमने सारी ले ली इसके अंदर। ठीक है, सॉर्टिंग मैंने 11 सॉर्टिंग ली है, पूरी की पूरी सारी की सारी सॉर्टिंग मैंने यहाँ बता दी। सॉर्टिंग के लिए कुछ अलग से टर्म्स होती है, जैसे कंपैरिजन बेस्ड और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग क्या होती है, स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग और आउट प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, सारी की सारी मैंने यहाँ पर बता दी है। और ये चीजें मैंने पूरा डीएसए के अंदर कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, हर एक का मैंने साथ के साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ बुक है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मिल रहा है, जिसके अंदर इसकी शुरुआत जो मैंने करी है, एक छोटी सी कहानी से मैंने शुरुआत करी है, बच्चों को बड़ी पसंद आएगी। जिससे मैंने शुरुआत करी है कि हैप्पी कोडिंग ऑफिस की कहानी नेटवर्क के हिस्सों में समझिए। हैप्पी कोडिंग ऑफिस में खुशनुमा सुबह, जहाँ मनोज सर, प्रीशु मैम, नितेश सर और जीतू सर अपना काम कर रहे थे। सबने अपने कंप्यूटर ऑन किए। इन्हें कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग की दुनिया में नोड्स कहा जाता है। जब भी ऑफिस के मेंबर्स को फाइल या डेटा एक दूसरे को देना होता था, तो वो उसी को किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की मदद से देते थे, या फिर अगर कोई प्रिंट निकालना होता था तो सिर्फ उसी कंप्यूटर से निकल सकता था जिसमें वो फोटो कॉपी मशीन कनेक्टेड था। अब मनोज सर चाहते थे कि सब आसानी से फाइल शेयर कर सके और कोई भी अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क एडमिन को बुलाया। अब उसने क्या क्या किया, क्या क्या डिवाइसेस लाए, उन डिवाइसेस को मैंने बताया कि इसे हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं, है ना,
स्विच को हम क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने इस एक कहानी में कवर कर दी। और उसके बाद हमने बता दिया कि इस कहानी में नोड कौन है, इस कहानी में ट्रांसमिशन मीडिया कौन है, इस कहानी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी कार्ड कौन सा है, सब इसके अंदर बता दिया। तो बहुत प्यारे तरीके से इसके अंदर चीजों को मैंने कवर किया है। ठीक है, फिर यहां पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने ले लिया, नेटवर्क क्राइटेरिया ले लिया, नेटवर्क टोपोलॉजीज ले लिया। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें हम चले गए, तो इसमें सब कुछ कवर करा दिया हम लोगों ने कि डेटा फ्लो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन। फिर हमने यहाँ पर बता दिया कि जो ट्रांसमिशन जो इंपेयरमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमने यही बता दिया, ताकि बच्चा जब आगे जाएगा तो उनको सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, थ्रूपुट, लेटेंसी, सब हमने सेकंड चैप्टर में मैंने बता दिया। ठीक है, अब बेसिक्स और एडवांस डिवाइसेस के बारे में एनआईसी, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, एम्पलीफायर सब बता दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि रेफरेंस मॉडल, जिसमें ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल क्या करता है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। 71 नंबर पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ ओएसआई मॉडल मैंने कैसे लिखा है और वो बाकी लोगों से अलग कैसे है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ 71 नंबर पेज, यहाँ से मैंने शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई लेयर्ड आर्किटेक्चर की नीड ही हमें क्यों पड़ी, क्योंकि ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं, तो हमको उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वो नीड मैंने पूरी की पूरी बता दी। फिर ओएसआई मॉडल को मैंने यहाँ पर शुरू किया और ओएसआई मॉडल का ओवरव्यू यहाँ पर बता दिया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ओएसआई मॉडल शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया कि मान लो कि आपने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया है और एनटीए से इस वेबसाइट पर जाकर आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, तो मतलब डाउनलोड करना है वहां से। ठीक है, तो यह एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो आपके कैंडिडेट है उसको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, यूआरएल डालना है। तो अब मैंने बता दिया कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर से वो चलेगा, एप्लीकेशन लेयर पे उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लेयर से वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर को क्या देगा, प्रेजेंटेशन लेयर अपनी अगले वाली सेशन लेयर को क्या देगा, और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से क्या लेगा। अब जिससे मैंने यहां पर बता दिया कि ये जो प्रोसेस आपने किया, तो कैंडिडेट सबसे पहले क्या करेगा, कैंडिडेट सबसे पहले यूआरएल टाइप करता है, उसके बाद ब्राउजर डीएनएस से डोमेन नेम और आईपी एड्रेस पूछता है। ठीक है, डीएनएस एरर और उसके रिलेटेड जो भी एरर्स आ सकते हैं वो यहां पर करेगा। प्रोटोकॉल्स एचटीटीपी, एचटीटीपीएस यहां पर यूज मिलेगा। ये बता दिया कि यहां पर ये बताया गया कि किस जो लेयर है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज में ले रहे हैं, कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज यूज में आ रही हैं, सारी की सारी चीजें यहां पर बता रखा है। कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया काम में आ रही है, सब यहां पर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, अब तो इसीलिए क्या किया कि हर एक लेयर को मैंने बता दिया कि कौन से लेयर किससे क्या ले रही है, क्या दे रही है, डेटा किस फॉर्मेट में जाता है, वहां पर किस फॉर्मेट में आता है, कौन कौन से डिवाइसेस, सब इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं रैंडम, इसी के अंदर आईओटी वाला पार्ट आ गया। अब आईओटी वाला पार्ट में इंडेक्सिंग से बताता हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारे बुक्स की सबसे प्यारी है। इंडेक्सिंग से आपको सब कुछ पता चल जाता है, और जो हम डेमो भेज रहे हैं उस डेमो में आपको हम पूरी फुल इंडेक्सिंग भेजेंगे, आपको पूरी इंडेक्सिंग देखनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इंडेक्सिंग से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कम से कम एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन तो हमारे इंडेक्सिंग से ही आ जाएंगे। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट यहाँ पर है, पूरा बता रखा अलग से। मॉलवेयर क्या है, मॉलवेयर बेस्ड थ्रेट्स कौन कौन से हैं, नेटवर्क अटैक बेस्ड थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड से कौन कौन से रिलेटेड जो आपके पास जो थ्रेट्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जितने भी यहाँ पर स्पूफिंग हो गया, ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फायरवॉल क्या है, ठीक है, बैकअप्स वगैरह जो है सब बता रखा है। अब आईओटी वाला पार्ट देखते हैं। आईओटी वाले पार्ट में आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया, सारा का सारा कवर करवा दिया। इसके बाद हार्डवेयर जो है वो बता दिया, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं वो बता दिया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क फिर से बता दिया इसमें सर ने, ई हेल्थ और टेली जो मेडिसिन है वो बता दिया, ईमेल्स वगैरह सारा का सारा बता दिया। साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट इसके अंदर कवर कर दिया। फिर www पूरा बता दिया इसके अंदर, इंटरनेट पूरा बता दिया, वेब पब्लिशिंग पूरी बता दी इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी बता दी, CSS पूरी की पूरी बता दी, HTML इसके अंदर बता दिया। ठीक है, इसका डोम बता दिया, XML बता दिया, ये सारा का सारा, और PHP वाला जो पार्ट है उसको भी इसके अंदर लास्ट में कवर किया गया है। ठीक है, आप चल सकते हो पीछे भी बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। जैसे यहाँ लिस्टिंग की हम बात करते हैं तो HTML लिस्ट क्या है, HTML लिस्ट IoT डैशबोर्ड्स और वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बता दिया, साथ ही साथ में उसका कोड भी यहाँ पर बता दिया लिखकर किस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पांचों के पांचों बुक थी। तो ये रिव्यू था, और आपके पास इस वीडियो के साथ में जो डेमो है वो डेमो भी पहुंचेगा बुक्स का। उसमें आप जो भी इंडेक्सिंग है ना, वो इंडेक्सिंग को बहुत अच्छे से देखना है आपको। एक एक दो जो चैप्टर है वो भी उसके अंदर दिए गए हैं, आप वो भी देखिए, वो भी रिव्यू कीजिए। बुक्स बहुत ही शानदार हैं, और बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।